मैंने कुछ लिखा है। इनके अर्थ कुछ लोग तो जानते हैं जो संस्कृत के बैकग्राउंड के हैं, और जो बैकग्राउंड के नहीं है वो कई बार ऐसा भी हो सकता है नहीं जानते हो, पर चिंता नहीं है। मैंने आपको वचन दिया है कि आपके लिए बिल्कुल सरलतम बना के दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ इतना जानना है कि मैंने सूत्र के किसी भी शब्द के नीचे, पहले तो हम सूत्र के शब्दों के हिज्जे अलग अलग करके रखेंगे। संधि जो आपको संधियां भेजी थी ना, वो थोड़ा अलग अलग करके रखेंगे। पहला स्टेप कि सूत्र में जो संधि हुई है उनको हम अलग करके रखें ताकि अलग अलग शब्द पहचान में आ सके। वन थिंग, इज दैट क्लियर? दूसरा, उन शब्दों के नीचे हम ऐसे लिखेंगे 1/1, 1/3, 3/1, 3/3, ठीक है ना? जो भी होगा, दो भी लिख सकते हैं, वो संस्कृत के सूत्र संस्कृत में द्विवचन भी होता है। तो ये जो है, इनसे आपको क्या अर्थ निकालना, मुद्दा तो ये है ना। ये तो हम लिख देंगे, अभी हम आपको संस्कृत के शब्द रूप याद नहीं करा रहे। वो याद कराने बैठेंगे तो हमारे पूरा वर्कशॉप उसी में निकल जाएगी, ठीक है ना। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। दोनों लगा लें तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड, इन विभक्तियों का अर्थ क्या है? पहली जो प्रथमा विभक्ति है उसका अर्थ है उस सूत्र से ये कार्य होगा। प्रथमा का क्या अर्थ है? उस जिसके नीचे हमने प्रथमा लिख दिया, इसका मतलब ये सूत्र ये काम करना चाहता है। सिंपल। अब उस शब्द को आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है ना। वो हम सब बताएंगे, आप लिख के देंगे। लेकिन पहला क्लू क्या है? प्रथमा जिसके नीचे लिखा गया उसका मतलब ये सूत्र ये कार्य करना चाहता है, इस सूत्र से ये कार्य होगा। सिंपल हो गया, समझ में आ गया सबको? कोई कठिनाई तो नहीं। दूसरा, तृतीया। तृतीया का प्रयोग संस्कृत व्याकरण के सूत्र में बहुत रेयर होता है, पर टिपिकल अर्थ में होता है। टिपिकल ये है कि जैसे, थोड़ा हमें लोक भाषा बोलने दीजिए, नाराज मत होना। वो कहते हैं ना गानों में, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, बिल्कुल वही है। जिसके साथ तृतीया का प्रयोग हो गया, माने सूत्र जो काम कर रहा है वो तो करेगा, लेकिन जिसके साथ तृतीया लगा दी मतलब वो भी साथ में जाएगा। नाव डूबेगी तो आप बचेंगे ना। वो कहते भाई साहब नाव डूब गई तो मरे कितने, ये भी तो पूछते हो। ऐसे ही तृतीया जिसमें लग गई मतलब ये तो बेचारे का क्रियाक्रम हो गया, ठीक है। जो भी उस सूत्र से आदेश होना था, आदेश तो सब बता ही चुके तुम्हें, तो जो आदेश होना था यदि वो उसके साथ किसी में तृतीया का प्रयोग हुआ तो वो एकाध अड़ोस पड़ोस के को लेकर डूबता है, ठीक है। तृतीया का मतलब ये, इसके साथ मतलब काम तो होगा लेकिन ये फोकट में मारा जाएगा दूसरा, ठीक है। ये तृतीया बहुत कम आता है पर आएगा ये भी। उसके बाद है पंचमी। पंचमी का मतलब होता है इसके बाद, आफ्टर, कि शुरू में ये चीज होगी तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल अर्थ समझ में आ रहा है या जल्दी कर रहा हूं मैं रिपीट करूंगा। क्लियर हुआ? पंचमी माने जिस वर्ण में, जिस चीज में पंचमी का प्रयोग है उसका मतलब उसके बाद ये काम होगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है पहला, प्रथमा और षष्ठी। ये अनिवार्य चीजें हैं। यदि ये दो नहीं मिलनी सूत्र में तो काम ही नहीं होगा। कोई स्पीकर खुले रखते हैं, कंट्रोल करो। माइक से कंट्रोल, माइक से डिस्टर्ब हो रहा है। माइक नहीं सर ये शायद माइक से भी। हेलो, माइक से नहीं, माइक से नहीं है। माइक से होता होगा, उधर से आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। सुनिए जरा,
प्रथमा और षष्ठी ये किसी भी सूत्र के अनिवार्य अंग हैं। प्रथमा वो है कि वो सूत्र से जो होगा चेंज होगा, और षष्ठी वो है कि जिसके स्थान पे होगा जो जाएगा और दूसरा आएगा। पूर्व मंत्री और नया मंत्री, प्रथमा है नया मंत्री, षष्ठी है पूर्व मंत्री। किसका ऑफिस खाली कराएगा? ठीक है, सिंपल बात समझ में आई। क्योंकि अभी हम सारी व्याकरण की प्रक्रिया आपको नहीं पढ़ा सकते, मुझे आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट कट दिखाना होंगे, जो मैं लिखता जाऊं आपको फटाफट अर्थ बनता जाए, एग्जाम्पल में उसको हम घटा के बताएं। ठीक है, क्लियर हुआ। और सप्तमी ये वो होती है जो बाद में रहे तो ये काम हो। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप चलोगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो वो कहता भाई साहब तुम बैठे रहोगे तो हम बैठे रहेंगे। बच्चा कहता माँ बैठी है तो बैठा खेलते रहता, माँ उठ के जाए तो पीछे पीछे भागता। समझ गए? तो ये सप्तमी माने तुम बैठे रहो तो हम ये काम कर लेंगे। ये इसकी विभक्तियों का मास्टर कोडिंग जैसा है, जो हम लिखेंगे तो आप ये समझ लेना, यदि हमने षष्ठी लिखी तो अर्थ कैसा लगाओगे? इसके स्थान पर। सिंपल, ये लैंग्वेज सीख लो। जिसमें भी हमने षष्ठी लिख दी उसके स्थान पर, ठीक है। जिसमें सप्तमी लिख दी ये बाद में रहने पर, ठीक है। जिसमें प्रथमा लिख दी ये होगा, जिसमें तृतीया लिख दी इसके साथ ये काम होगा, ठीक है। और पंचमी लिख दी इसके बाद होने पर ये काम होगा। सप्तमी आफ्टर है, पंचमी बिफोर, ठीक है। भाई एक चीज के बिफोर एंड आफ्टर दोनों होते हैं कि नहीं होते? तो पंचमी माने बिफोर, सप्तमी माने आफ्टर, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये कोडिंग में हर सूत्र के साथ दो काम करूंगा। कोई भी सूत्र लिखूंगा, पहले तो उसका संधि विच्छेद करके अलग अलग शब्द बता दूंगा। संस्कृत में पद बोलते हैं जिनमें रूप बने हो। राम ये शब्द है, रामा ये पद, सुक्ति अंतम पदम बोलते हैं संस्कृत। उसके अनुसार अब हर कोई नहीं जानता, तो मैं शॉर्ट में शब्द बोलूं तो हमारे बैरबाजी नाराज नहीं भाई संस्कृत व्याकरण के अतिथि है ना, इसलिए थोड़ा हंस बोल लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इन चीजों को जिसने जान लिया उसे संस्कृत व्याकरण पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अब मैं रैंडमली किसी से जो पूछूं वही व्यक्ति उत्तर देगा। यद्यपि मेरे पास सबके नाम नहीं है, कल से रखा करूंगा तो नाम से पूछा करूंगा कि ये क्या है और इसका क्या उत्तर है, ठीक है। मैं एक बार और बोल रहा हूं, सुन लो, नोट कर लो, फिर मैं आपको पूछना शुरू करूंगा। जब मुझे संतोष हो जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल इनसे मैच कर गया है, तब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊं। हमें यही तैयार कराना है व्याकरण, आपके घर के लिए होमवर्क नहीं देना, मैं क्लास में ही पूरा कराऊंगा, ठीक है। होमवर्क तो आप शौक से पढ़िए ना, हमका रोक थोड़ी है, लेकिन समझाने के लिए यही क्लियर करूंगा। प्रथमा का मतलब क्या है? यह होगा, चेंज जो होगा वो क्या होगा कि जिसमें प्रथमा है यह होगा, चेंज होगी। षष्ठी का मतलब है इसके स्थान पर हो, ठीक है, क्लियर। तृतीया का मतलब है इसके साथ होगा, मतलब जो भी काम होगा वो जिस वर्ण को होना वो तो होना ही है, साथ में वो अड़ोस पड़ोस के एक आध वर्ण को कर देगा, वो हो गया तृतीया। पंचमी, पहले वो पंचमी वाला काम होगा तो उसके बाद के वर्ण में चेंज होगा। यदि पहले पंचमी नहीं होगी तो वो वर्ण का चेंज नहीं होगा, पर ये होना जरूरी नहीं है। पंचमी यदि लिखी है तो जरूरी है, अन्यथा जरूरी नहीं है, ठीक है। सप्तमी ये उस काम के वर्ण के बाद में ऐसा होगा तो उस वर्ण में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब वो सप्तमी होगी नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है। मैंने बताया, अब मैं थोड़ा थोड़ा पूछने की कोशिश करता हूं।
षष्ठी गजेंद्र गोंडल, इसके बाद इस स्थान पर होगा। दो चीजें नहीं, एक उत्तर चाहिए मुझे। इसके स्थान पर इसके स्थान पर आदेश होगा, सेंटेंस पूरा आना चाहिए, विद्वान होगा, ठीक है। षष्ठी माने इसके स्थान पर आदेश होगा। प्रथमा कृणाल, इसका आदेश होगा। आदेश होकर यह आएगा या यह आदेश होगा, ठीक है, क्लियर। तृतीया शुचि, इसके साथ यह कार्य होगा। मतलब जो कार्य होना है जिस वर्ण के स्थान पर, उसके साथ में इस वर्ण को भी वह प्रभावित करेगा, ठीक है। सप्तमी शुद्धात्म, इसके होने पर यह होगा। इसके होने पर होगा नहीं, इसके आगे होने पर यह कार्य होगा, ठीक है ना। अब शुद्धात्म नाम के 2 है, संयम नाम के 3 है। थोड़ा थोड़ा हमें भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि किससे बोल रहे हैं और कौन को बोलना है। सप्तमी माने सप्तमी जिसमें दी है वो चीज बाद में होगी और उसके पहले वो वर्ण होगा तो आदेश होगा। सप्तमी है आफ्टर, पंचमी है बिफोर, बताया था ना अभी, वही कह रहा हूं, कोई चीज नहीं बदल रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी सिद्धांत का समझ में आ गई है। बार बार एक को रिपीट करने की उतनी जरूरत नहीं है, सभी प्रबुद्ध हैं, सभी समझदार हैं, ठीक है। तो ये चीज अपना देख लें और ये कर लें। मन में एक चीज को बोलते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाना जैसा, एक बार मन में आंख बंद करके स्वयं ही पूछा करें। प्रथमा माने यह आदेश होगा, षष्ठी माने इसके स्थान पर आदेश होगा, सप्तमी माने यह बाद में होगी तो आदेश होगा, पंचमी माने यह पहले होगी तो आदेश होगा, तृतीया माने जो आदेश होना है उसके साथ ये भी जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छी तरह। मैं शैली वो अपना रहा हूं कि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है व्याकरण वो भी समझ सके। मुझे सब मास्टर की से काम करना है, मैं व्याकरण सिखा के काम नहीं कर सकता। 10 दिन में पूरा प्राकृत प्रकाश पढ़ाना है, मैं कैसे करूंगा, मेरी मजबूरी समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, तो फिर नरेंद्र पाल से बोलिए। अब मैं सुबह जो बताया था पहले सेशन में अधिकार सूत्र, उसका अर्थ बताता हूं। ग्रंथ निकालिए, पहला परिच्छेद, पहला सूत्र। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पहला परिच्छेद, पहला सूत्र। सूत्र क्या है? आदेरतः। अब ये विसर्ग संधि का रूप है। इसका संधि विच्छेद होगा आदेह अतः। अब कैसे होगा उस वो संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो आप जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। हमें आम खाना है, गुठली नहीं गिनना, ठीक है ना, इसलिए इतना समझिए। इसका ये होता, अब इसमें 2 शब्द निकल आए, एक आदेह और एक अतः, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि ये भी 6/1 है और ये भी 6/1 है। बात समझ में आई? 6/1 माने इसके स्थान पर आदेश हो। लेकिन जब
कोई सूत्र ये नहीं बताए आपको कि क्या आदेश होगा, तब तक समझना वो सूत्र पूरा नहीं। और यदि पहले ही सूत्र अधूरा बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, तब ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं अधिकार सूत्र, कि आगे के सूत्रों से जो आदेश किए जाएंगे वो आदेह माने प्रथम और अतः माने आवर्ण के स्थान पर होंगे। बात समझे? इसने एक सूचना दे दी कि आगे के 8 सूत्रों में, अब संख्या उसमें नहीं दी, वो तो हम बता रहे हैं आपको, कि आगे के जो 8 सूत्र हैं दूसरे से लेके 9वें तक, उन सूत्रों से जो भी चेंज होंगे वो किसको होंगे? प्रथम। यदि एक शब्द में 3 आवरण आए हैं, छोटा छोटा तो समझते हो, 3 आवरण आए हैं, तो 3 आवरणों में से पहला जो आवरण है उसकी जगह होंगे और दूसरे तीसरे को नहीं चला जाए। अब किसी में एक ही हो तो वही तो देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव कनिष्ठ, वही छोटा है वही बड़ा है, वही पहले वही बाद में है। तो जो आप तो इधर से गिनो, इधर से गिनती नहीं होती, इधर से, ठीक है ना। तो उस वर्ण शब्द के पद के पहले आकार के स्थान पर आदेश होगा। ठीक है, आपको बता दूं कि ये जो पहला परिच्छेद है ये है स्वर परिवर्तन का। किसका? स्वर परिवर्तन। स्वर परिवर्तन का परिच्छेद, माने स्वरों में परिवर्तन क्या क्या होता है प्राकृत में, वो सिखाया जा रहा है। ठीक है, एक और बात कह दूं, हमारे विद्वान मित्र भी बैठे हैं, प्राकृत के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है। इनमें एक सूत्र आता है कई जगह, प्रकृति संस्कृतम आता है ना? और लोग बात बड़े डंके की चोट पे संस्कृत के विद्यानुरागी कहते हैं भाई साहब है तो सब कुछ संस्कृत ही, उसी से निकली है सब कुछ। ये नितांत भ्रामक अर्थ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, वररुचि, कात्यायन, पाणिनि, ये जो कई आचार्य थे पहले, ये सब वो आचार्य थे जिन्होंने विस्तृत व्याकरण तो संस्कृत का लिखा, लेकिन लास्ट में उन सभी ने, आचार्य पाणिनि का भी प्राकृत लक्षण नाम से ग्रंथ था जो अभी मिल नहीं रहा है, चंड आचार्य का प्राकृत लक्षण नाम का ग्रंथ मिलता है, ईसा पूर्व काल का है वो। ठीक है ना, हमें समझना पड़ेगा कि इन वररुचि ने भी संस्कृत का व्याकरण लिखा था और उसके आखिरी अध्याय में चैप्टर के रूप में या परिशिष्ट के रूप में उन्होंने प्राकृत का व्याकरण लिख दिया। एक चीज बताइए, व्याकरण लिखा है संस्कृत भाषा में, नियम बताए जा रहे हैं प्राकृत भाषा। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे हम हिंदी के माध्यम से कन्नड़ पढ़ा, समझ गए? मैं आपको सिखाऊं कि तिंडी नाश्ता बता दी। अब तिंडी को जब तक तिंडी नहीं लिखोगे किसी को मजा नहीं आएगा। कन्नड़ वाले उसे आप हिंदी में लिख दें, उसे मजा नहीं आएगा। उसे तो लिखो तिंडी, तो उसे समझ में आएगा, हाँ भाई ये जानता है कन्नड़, उसे अपनापन लगेगा। समझ गए? मैं जब अपने पढ़ता था, कन्नड़ ताड़पत्री पढ़ना सीखी, तो एक भरतेश पाटिल नाम से हमारे साथी हुआ करते थे, जूनियर, 2 साल जूनियर। तो वो जब गांव जाते थे ना, तो उन्हें हम हिंदी में पत्र लिखते थे लेकिन कन्नड़ में लिखते थे। स्क्रिप्ट कन्नड़, भाषा हिंदी, जैसे आजकल आप लोग इंग्लिश लिखते ना SMS में, वो क्यों हमने इसलिए लिखते थे, हमारा अभ्यास होता था और उनके माता पिता को अपनापन लगता था कि ये तेरा दोस्त सही है, कन्नड़ में लिखता, एक जुड़ाव होता है। तो किसी भी भाषा को यदि आप खाली ऐसे लिखेंगे तो इधर क्लिक नहीं करता। आप स्कूल लिखते हैं, क्लिक नहीं करता।
SCHOOL लिखेंगे तो क्लिक करेगा, अंग्रेजी लगेगी, ठीक है ना। स्टेशन लिखते आप, ट्रेन लिखते आप, सीट लिखते आप, एक भी हिंदी के शब्द हैं। प्लेटफॉर्म लिखते आप, कोई है, लेकिन लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो ये एक सहजता नहीं है। स्वाभाविकता कब होगी कि जब उसी में आएंगे आप, रमेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग उसमें रमने को तैयार हैं। प्राकृत में रमना है, हमें ये नहीं देखना किससे क्या बदला। संस्कृत व्याकरण का जो पैटर्न था, प्राकृत व्याकरण उसी पैटर्न पे लिखा गया। नियम से सिद्धि प्राकृत की हो रही है, लेकिन पैटर्न संस्कृत व्याकरण का है। तो प्राकृत व्याकरणों की प्रकृति संस्कृत है, लेकिन वो व्याकरणिक प्रकृति संस्कृत है, भाषा की प्रकृति नहीं। डिफरेंस समझिए। किसी भी चीज के लिए आप हिंदी में प्लेटफॉर्म लिखा हो तो उसे हिंदी तो नहीं मानते, ठीक है ना, मानते तो शब्द इंग्लिश का ही है ना। तो ऐसे ही इन्होंने संस्कृत में व्याकरण लिख दिए, लेकिन ये व्याकरण प्राकृत के हैं। इनसे जो सिद्धि होती है वो प्राकृत की होती है, संस्कृत की नहीं होती, ठीक है ना। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि संस्कृत से प्राकृत निकली। हमें इस बहस में पढ़ना ही नहीं है कि कौन किससे निकली है। मैंने सुबह क्या कहा था, सहोदरा बहनें, जुड़वा बहनें, ठीक है, दोनों एक दूसरे में गलभैयां करती हैं, खेलती हैं, हम एंजॉय करते हैं। तो आप एंजॉय करिए। सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि कौन पहले कौन बाद में। लोग बाग भाषाएं तो मिली या नहीं मिली, लेकिन उनके भक्त जरूर लड़ बैठे। ये हमें नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करना, हमें समझना है, समझ का काम करना है। ऐसी नौबत नहीं लाना कि समझौता कराना पड़े, ठीक है। समझौता कोई अच्छी बात नहीं, समझ का काम करिए। तो ये चीज समझ में आई कि जो भी आदेश होंगे वो आदि आवर्ण के स्थान पर होंगे, ठीक है। अब ये चीज हो गई, एक जगह लिख दी, अब आगे के 8 सूत्रों में नहीं लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। आगे के 8 सूत्रों में ये चीज देनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार लिख दी, ठीक है। तो एक अपने को मास्टर की मिल गई, बता दिया। अगला सूत्र बोलिए। आ एक ही संधि थी, हमने तोड़ दी, क्लियर हो गया। अब देखो, एक ये जो अव्यय आते हैं सूत्रों में, वह माने विकल्प से। वंश होगा, वंश नहीं होगा, एक बार होगा वही काम, दूसरी बार नहीं। वाह का एक सिंपल अर्थ, ठीक है। जो हिंदी में अथवा बोलते हैं ना, वो एक्चुअली वाह ही है। अथ शब्द तो जोड़ दिया आपने, वो एक्चुअली है ही वाह, ठीक है ना। वाह माने विकल्प से, जस्ट वंस, ठीक है। तो ये तो वाह हो गया। ऐसे और भी अव्यय आएंगे, मैं बताता जाऊंगा। तो समृद्धि आदि शब्दों में आगे आदि अकार के स्थान पर विकल्प से प्रथमा क्या है, माने ह्रस्व आकार के स्थान पर दीर्घ आकार होगा। किनमें? समृद्धि आदि शब्दों में। कैसे होगा? विकल्प से होगा, एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। अब जो आपको मैंने विभक्ति का बताया था, उससे मदद मिलना शुरू हुई। बताओ, हमने खाली विभक्ति लिखी और क्या लिखा, ठीक है ना। अधिकार सूत्र आपको बता ही दिया था। अधिकार सूत्र का अर्थ सब में लगेगा,
समृद्धि आदि शब्दों में विकल्प से आदि आकार के, आदि रहता वो सब में लगेगा, आदि आकार के स्थान पर आ आदेश होगा। अब एक चीज देखना, ये जो आदि शब्द आता है ये कई जगह आएगा, सूत्रों में कई जगह आएगा बातचीत में। आदि शब्द कई सूत्रों में आएगा। अब आदि माने क्या, कौन बताएगा? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, सूत्रकार से पूछिए, ये हमें कौन बताएगा? तो आपके लिए उत्तर दे रहा हूं कि उस सूत्र के नीचे जो संस्कृत में छपा होता है ना, उसके आगे लास्ट में देखना, आदि इस शब्द से संस्कृत में लिखा होगा कौन कौन से शब्द लिए जा रहे हैं। दिख रहा है? किस किस को नहीं मिल रहा है? संस्कृत का डर छोड़ दीजिए, आप तो हिंदी की तरह पढ़िए उसे, भाई निकाल दीजिए, संस्कृत कोई हुआ नहीं है। मिला? एक बुक मेरे लिए लाओ भैया, मेरे पास बुक नहीं तो मैं कैसे बताऊं। देखो अभी बता देता हूं, पर अगले सेशन में रख लेना। देखो एक मिनट, सब जो इसके आगे 2 नंबर पेज पे पहला पैराग्राफ है, उसकी सेकंड लास्ट लाइन, समृद्धि, प्रकट, अभिजात, मनस्विनी, प्रतिपदा, सदृश, प्रतिसिद्धि, प्रसुप्त, प्रसिद्धि, ये मिल गए अश्व, ठीक है ना? इतने सारे शब्द हो गए। कितने सारे शब्द हो गए, समझ में आ रहा है? ये जो बुक आपको देना इसलिए जरूरी थी कि भाई छोटी छोटी चीजों के लिए वो मेरा काम नहीं है, आपको ये मिलेगा सूत्र, सूत्र का अर्थ और उसे प्रयोग कैसे देखना, वो अभी कला सिखाना है, ठीक है ना? अभी बेसिक सूत्र का अर्थ सिखा रहा हूं मैं आपको, पॉइंट समझे? सूत्र का अर्थ अब आपको लगा, समृद्धि आदि माने उसके साथ जो दिए हैं मिल गए आपको, बस आपको वो नोट कर लेना ब्रैकेट में, आदि के बाद हिंदी का जो अर्थ करें उसमें आदि के बाद ब्रैकेट में उन सब शब्दों का नाम नोट कर लेना, ठीक? इन शब्दों में आदि आकार के स्थान पर बड़ा आ दीर्घ आकार हो जाएगा। कैसे होगा? विकल्प से। ये सूत्र का पूरा अर्थ समझ में आ गया? आ गया ना? क्लियर हुआ? शुद्धात्म हो गया ना? अब देखो, मैं इसका एक और रूप जो मैंने आपको कहा था हिज्जे या स्पेल करना, दिया था मैटर, अब समझ में आएगा क्यों दिया था, ठीक है? ये हुआ समृद्धि, दिखाई दे रहा है? क्लियर दिख रहा है? इतने 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, आपको 3 दिख रहे हैं, आपके लिखने में 3 आ रहे हैं, कितने? 7। अब इसमें किसको होगा? तो चूंकि आ एक ही तो अंडरस्टूड है कि जब एक ही है तो और दूसरे का प्रश्न ही नहीं, ठीक है? तो इसके स्थान पर क्या होगा? बड़ा। अब इसको अकेला बदल दो, ठीक है? बाकी री को ई वगैरह होता, वो चीज आगे सूत्रों में आएगा, हर चीज का उत्तर नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। आप ये देख लो, उन्होंने दिया था समृद्धि, इन्होंने बना दिया सामिद्धि। री को ई हो जाता है, वो सूत्र अलग, ठीक है? सामिद्धि और विकल्प में समिद्धि, ठीक है? ऐसे ही प्रकट का पाअड, पाअड, समझ गया ना? ये ऐसे ही आपको खुद प्रैक्टिस करना, मैं तो उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सिद्धियां नहीं सिखाऊंगा,
आगे आगे सूत्र सीखते जाएंगे, सब आपको पता चल जाएगा। अरे उस सूत्र में री को ई कैसे हुआ था, तो वो आपको सूत्र मिल जाएगा, पढ़ेंगे तो सब आएगा। अभी आपको कितना फोकस करना है कि ह्रस्व आ को दीर्घ आ हुआ या नहीं हुआ। मिल गया, हुआ मतलब कन्फर्म, हमें सूत्र आ गया, हमें और इसमें विद्वत्ता नहीं लगाना है, मीन में नहीं निकालना है कि इसको ये री को री कहाँ गया, री को री कैसे हुआ। अभी सूत्र जितना कह रहा है उतना काम देखना है, ठीक है। ज्यादा क्यूरियोसिटी वह बहुत नुकसानदेह होती है। जिज्ञासा बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं हो तो फिर सुनना तो कुछ है नहीं। अपने तर्कस के तीर पैने करते रहते हैं ज्यादा जिज्ञासा वाले, इसीलिए तो विद्वान खतरनाक होते, ठीक है, क्योंकि उनके नाक में खतरा होता है। नाक माने इज्जत का सवाल, तो अपनी इज्जत वो वक्ता से ऊपर रखना चाहते हैं, इसलिए सर इसमें ये बताइए, सर उसमें वो बताइए, बहुत निकालते, ठीक है। आपके सब प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, लेकिन दूंगा नहीं, क्यों, वो आगे आने वाले हैं, उन सूत्रों को कब पढ़ाऊंगा, उनमें क्या बताऊंगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट रखिए, पहला सूत्र आदेरता हो गया, दूसरा सूत्र असमृद्ध्यादिषु। आपके लिए समझ में तो आया ना, सूत्र का अर्थ समझ में आया, प्रयोग में कैसे होना है ये समझ में आया, घटित हुआ ना, उतना कॉन्फिडेंस लेवल तो है ना कि हाँ भाई हम कुछ सीखे। सारा कुछ सीख गए ये दावा नहीं करते हैं, पर कुछ तो आपने पकड़ा। संस्कृत व्याकरण में और प्राकृत व्याकरण में बड़ा भारी अंतर बता रहा। संस्कृत व्याकरण में यदि इसकी जगह आ होना है तो वो अकेले एक सूत्र से नहीं करेंगे, उसमें तर्क करेंगे, इसको ही क्यों होगा, समझ गया ना, ये क्यों नहीं होगा। प्राकृत वाले तर्क वितर्क नहीं करते, वो सिर्फ जानकारी देते हैं, भाई साहब ऐसा होता है, पब्लिक ऐसा यूज करती है, हमने तुम्हें बता दिया। अब ज्यादा पूछना है तो पंडित से नहीं पूछो, हमने शब्द नहीं बनाए। संस्कृत के वैयाकरणों ने शब्दों की सिद्धि की है, वो कहते हैं हमने बनाए नहीं है, तो पब्लिक ने बनाए हैं, हमने तो खाली परिचय दिया। क्या होता है, ऐसा होता है। क्या पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कहते लॉजिक की कोई बात नहीं, प्रकृति रेव प्रमाणम, पब्लिक ही प्रमाण है, वो ऐसा प्रयोग करती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। संस्कृत वाले कहते हैं नहीं, वो तो हमने बनाया तो हम तो बहस करेंगे, तो वो पूरे तीर कमान तलवार लेके जम के बहस करते हैं। खूब शास्त्रार्थ होता है संस्कृत वालों में, हमने भी खूब किया है पहले, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि भैया जितना आपने सीख ली भाषा, काम उससे चलना है, इस पंडिताई से ज्यादा काम नहीं चलना, समझ गया। बड़ी समस्याएं होती, तो ये लोग कहते हैं संस्कृत वाले, अचीकमति यो ना जाना थी बरबरी तस्मई कन्या न दीयते, कहते जो इतना नहीं जानता उसके ब्याह ही नहीं, उसको कन्या ही नहीं देना। अरे हद हो गई, घर गृहस्थी तुम्हारे व्याकरण पढ़ने से होगी। लेकिन नहीं साहब, जो इतना नहीं जानता, जो शुद्ध नहीं जानता, उसको नहीं देना। बड़े झंझट हो जाते हैं। बोर नहीं हो, थोड़ा सा मजेदार बात बता, चूरन की पुड़िया दे रहा हूं। एक व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य और संगीताचार्य, 3 लोग मिल गए, अलग अलग दिशा से आ रहे थे, जंगल में कहीं टकरा गए तीनों के। चलो साथ चलते, तीनों पंडित। अब गांव के पास पहुंचे, नदी के किनारे, पंडित थे, शुद्ध भोजन करना अपना, तो उन्होंने कहा हम तो अपना बनाएंगे, कर पात्री बोलते थे ना, अपने हाथ से ही बनाने। तो बैठ गए, तो एक जो संगीताचार्य थे उनको कहा तुम दाल उबालो, व्याकरणाचार्य जी को कहा कि आप सब्जी ले आओ, कुछ तरकारी, और उनको न्यायाचार्य को कहा कि आप घी ले आओ थोड़ा गांव से। तो न्यायाचार्य कटोरा में लेके घी लेने गए। अब घी लेके लौट रहे थे, घटाधारे घृतम घृताधारे घृतम व परीक्षा बिना न कर्तव्य, उन्होंने परीक्षा कर ली, गया नीचे कीचड़ में, लौट के आ गए। व्याकरणाचार्य पहुंचे सब्जी मंडी में, और उसको कुंजड़े से बोलती, जनानी बैठी थी, उससे कहा ये कूसमांड क्या भाव दिया, कद्दू।
अब वो कहते कोई अंडा दिख रहा है तेरे को, आगे यहाँ से। कहते जहां लोग शुद्ध नहीं बोलते वहां से मैं सब्जी नहीं लूंगा। वो भी खाली हाथ आ गए। अब लौट के आए तो जो न्याय संगीताचार्य थे वो यूं बैठे, दाल ओवल ओवल के कड़ी बन रही और वो यूं बैठे शांति से सुन रहे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ पंडित जी, हम तो आगे बेवकूफ बन के, तुम तो बताओ। मैं रिसर्च कर रहा हूं इसमें कौन सा राग है खदकने। भैया बड़ी खतरनाक होती है ओवर क्यूरियोसिटी, इसलिए क्यूरियोसिटी उतनी ही रखना जितने में काम चल जाए। क्यूरियोसिटी के बिना भी नहीं रहना और उस पर आश्रित भी नहीं रहना, उसको जीवन मत बनाना। समझ गए ना, व्यर्थ की बहसबाजी में कुछ नहीं रखा। संस्कृत व्याकरण और प्राकृत व्याकरण में यही बड़ा अंतर है कि ये निष्कर्ष की बात करते हैं, पब्लिक में ये पाया जाता है, ये बात करते हैं, वो पंडिताई नहीं लगाते। नॉलेज तो लो, पर नॉलेज और पंडिताई में यही अंतर है कि पंडिताई बहस करना जानती है और नॉलेज अपने मुद्दे की चीज ली और चल दी। दुकानदार तू इतनी साड़ियां क्यों रखे, तुझे जो चाहिए था वो ले लिया, जाना भैया अब काय को जान खा रहा। समझ गए, और उसके भी आते हैं ग्राहक, उनको देंगे। तो ये एक अंतर, ठीक है ना। मैं मानता हूं संस्कृत व्याकरण से अकल की धार पैनी होती। हम लोग इतने इतने बहस करते थे, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों है। कोई साकल ऋषि के मत में हो रहा तो स्फुटन ऋषि के मत में क्यों नहीं हो रहा, सब बहस कर चुके बहुत। समझ गए ना। लेकिन अब छोड़ के हम भी प्राकृत पे आ गए कि भैया जितना काम चल रहा है उतने से चलाओ, ज्यादा सिर मत खपाओ, उससे कुछ लाभ नहीं है। ठीक है, पहला सूत्र क्लियर फॉर एवरीबॉडी, दूसरा भी क्लियर फॉर एवरीबॉडी, ठीक है ना। अब तो प्राकृत का डर कुछ कम हुआ, ठीक है ना, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तीसरा सूत्र बोलिए। देखो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं। इद, ईशत, पक्व, स्वप्न, वेतस, व्यजन, मृदंग, अंगारेसु। अब एक चीज है जिसे संस्कृत में भी बोलते हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो चीज दिखाई नहीं दे, लेकिन आप जानते हैं कि एक सूत्र का अर्थ करने में क्या होना चाहिए कि षष्ठी और प्रथमा जरूर होना चाहिए। अब इसमें पूरे में ले दे के मुख्य तो सप्तमी है और ये जो इद है ये प्रथमा है, षष्ठी है ही नहीं, तो षष्ठी कहां से लाओगे? आदेरतः, अधिकार सूत्र है ना, ये षष्ठी चल रही है ना, कि जो भी परिवर्तन होगा वो आदि अकार को होगा। क्या परिवर्तन होगा? इद माने ई। ध्यान रखना, संस्कृत में नियम है तपरा तत्कालस्य। जैसे ये राजस्थानी लोग होते ना, जैसे ऊंट बलबला के चलता ना, तो ये भी जरा बलबला के बोलते हैं, बड़ा लगा देते हैं शब्द के साथ, है बोलते। हमारे उदयपुर रहता था, वहां उस बच्ची का नाम था टीनू, टीनुड़ी, टीनू नहीं बोलेंगे, टीनुड़ी करते ना ऐसे। तो जैसे आप वो करते ना, ऐसे ही संस्कृत वाले वर्ण के साथ ता जोड़ देते अकेला, तपरस तत्कालस, ता पर, ता हो बाद में। कहते अब बोला तो जाएगा, समझ गए ना। थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बनाने के, पहचान बनाने के लिए ऐसा प्रयोग होता है। वो लिखने में आएगा, लेकिन जब आपको समझना है तो उसका कोई काम नहीं। और वहां तामत ढूंढना, अकेला ई ढूंढना, ठीक है। ईशत, पक्व, स्वप्न, वेतस, व्यजन, मृदंग और अंगार, इन शब्दों में आदि अकार के स्थान पर इकार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे समझ में आ रहा?
मूल सूत्र से समझ में आ रहा, ठीक है ना। ये सारा हुआ सप्तमी बहुवचन। इन शब्दों में कभी कभी इन वाला अर्थ भी होता है, आफ्टर वाला ही नहीं होता है। तो वो इन शब्दों में संस्कृत के नियम बनाने वाले होते तो वो कहते कि किन के साथ क्या होगा और क्यों होगा। ये क्यों की चर्चा करते नहीं, ये सिर्फ क्या की चर्चा करते हैं। क्या होगा, ई होगा। किसको होगा, आदि के आकार को होगा। कहां होगा, इन शब्दों में होगा। दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो एक मैं बताता हूं, बाकी आप निकालना। ई श आ त, ईशत। आ मिला, आपको इसमें नहीं दिख रहा, अब दिखा। अब समझ गए आपको हिज्जे करना क्यों कहा था, समझ में आ रहा। जो लिख के भेजा था ना कि हिज्जे करना सीखो, स्पेल करना सीखो, वो आपको इसलिए एडवांस होमवर्क दिया था ताकि यहां पर हमें सही नहीं सिखाना पड़े, आप उसके लिए यूज टू होके आए। क्लियर हो रहा है। अब ये जो आ है इसको क्या होगा, ई हो जाएगा। अब ये सा की जगह तो दंत सा होता ही आपको बता ही चुका हूं, तो क्या बन जाएगा, ई सी ता। हलंत प्रयोग प्राकृत में है ही नहीं, तो वो तो लोप होना ही था, ठीक है ना। सुबह कुलपति जी बोला था ईसी सी चुंबी आयम अभिज्ञान शाकुंतलम का, वो क्या था, ईशत ईशत, ईसी मिल गया। सुबह ही सुना आपने, अभी मिल गया। कालिदास जैसा महान कवि भी प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या बना, ईसी। अब धीरे 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 करके जब आखिरी दिन तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि आप कहेंगे वाकई में बहुत कुछ प्राकृत की जानकारी, कम से कम प्राकृत प्रकाश में जितनी है वो आपको पूरी हो गई। एक प्रश्न किसी ने हमसे किया था, उसका उत्तर देना चाहता हूं मैं। प्रश्न ये किया था मेरे से कि आप हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण को क्यों नहीं पढ़ा रहे, इसको क्यों पढ़ा रहे, समझ में आया ना क्या प्रश्न था। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण को क्यों नहीं पढ़ा रहे, इसको क्यों पढ़ा रहे। यद्यपि हेमचंद्र बड़े आचार्य हैं बाद के और बहुत बढ़िया आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत की जो मूल आत्मा है उसके साथ बहुत छेड़छाड़ की है। जैसे मैंने आपको या का प्रयोग, दूसरे ना का प्रयोग मना किया ना, बताया था। अब जब प्राकृत के मूल में ही नहीं है जो वर्ण प्रयोग में, उन्होंने उन सबके नियम बना दिए कि ये भी होगा तो ये भी होगा। प्राकृत की जो मूल प्रकृति है सरलीकरण और संक्षिप्तीकरण, उन्होंने अधिकतम संस्कृत के प्रयोगों को घुसाने के लिए उन सबके नियम बना दिए, इसलिए उनका प्राकृत व्याकरण सबसे बड़ा हो गया। लेकिन उसने प्राकृत की जो मेन आत्मा जिसे कहना चाहिए, कॉन्सेप्ट जिसे कहना चाहिए, उसके साथ बहुत गड़बड़ हो। इसलिए मैं कभी भी हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण को सपोर्ट नहीं करता। पढ़ाने को पढ़ाता हूं, द्वेष नहीं है, ये कोई किसी तरह का ईर्ष्या या विद्वेष का कारण नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये कि आप ये बताइए कि प्राकृत के यदि मूल वर्ण संपदा में ये चीजें नहीं है प्रयोग में, तो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकंड बेटा, जरा इसको सुन, क्या है आप सुन लीजिए, पानी इसको पानी में आया होगा सर, बात समझ रहे ना। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा, वररुचि सबसे प्रामाणिक आचार्य, क्यों, ये लगभग ईसा पूर्व काल के, लगभग कुंद कुंद के समकालीन जैसे हैं, इतने प्राचीन आचार्य। उन्होंने उनके युग में जो प्राकृत चल रही थी उस प्राकृत के आधार पर प्राकृत का परिचय दिया। बाकी के बाद के लोगों ने बाद में जो कुछ गड़बड़ियां होती गई, जैसे आज आप हिंदी में कितने इंग्लिश मिला के बोलते हैं, शुद्ध हिंदी का एक वाक्य कोई बोल के बताया तो जाने,
कोई ना कोई वर्डिंग डिस्टर्ब। इधर उधर के आ ही जाते, कभी उर्दू के कभी इंग्लिश के। हमारी हिंदी सबुक्कड़ी हो गई है, मिक्स हो गई। तो ये समस्या नहीं आए इसके लिए मैंने वरुचि का प्राकृत प्रकाश लिया। इसमें एक आध चीज को छोड़ दें, बाकी सब मोस्ट आइडियल। प्राकृत को ओरिजिनली समझने के लिए सबसे बेस्ट। आज आपको और जगह भी प्राकृत का मिल जाएगा। कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ पढ़ाते होंगे, कुछ पढ़ लेंगे, आपको अंतर पता चलेगा कि प्राकृत का असली कॉन्सेप्ट क्या है। क्या आप कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं या लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं? जितने विद्वान उतने तरह की बात। जी नहीं, ग्रामर माने जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करो, आप अपने घर की बात मत करो। हमारे यहां ग्रंथों में कैसा प्रयोग है वो हमें देने की जरूरत नहीं है। प्राकृत में मूल में क्या चलता रहा वो बताइए, ठीक है ना। प्राकृत की प्रकृति है सरलीकरण संक्षिप्तीकरण, उस पर बेस कीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं इसका। दो आय है कि नहीं है? स्वप्न शब्द में दो आय है कि नहीं है? दिख रहे हैं। अब किसको होगा? आदि अकार। ठीक है, क्या होगा? हो गया क्लियर। अब वो इसके पहले कैसे होता है वो बात अलग है। इसका बनता है सी वेण सिवणेपी जमना होई। गाथा आती है मूलाक्षर की। ऐसा काम स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तो आप हाथ जोड़ के तो पढ़ लेते थे, लेकिन पहचानने की कोशिश नहीं करते थे कि क्या। 10 दिन जब आप पढ़ के जाएंगे तो जिन ग्रंथों को आप प्राकृत के मूल में पढ़ते थे, अब उनसे जरा दोस्ती हो जाएगी, उनसे आप रुचि लेके पढ़ेंगे। अरे ये तो हमें आता है, ये फला सूत्र से होता था। समझ गए ना? यही अंतर आपको सिखाना चाहता। प्राकृत से जो आपकी दूरी है वह घटाना चाहता, ठीक है ना। तो ऐसा प्रयोग। अब ये सा के बाद कोई स्वर नहीं था, तो बिना स्वर के ना आदि में प्रयोग होगा ना अंत में प्रयोग होगा। प्राकृत में ना शुरू में संयुक्त व्यंजन प्रयोग होगा ना अंत में हलंत प्रयोग होगा। या तो वो लोप हो जाएगा और या फिर उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ जाएगा। तो यहां पर सी सिवण इसलिए हो गया। अपना काम कहां हुआ? अपना काम खाली ये है। इस सूत्र का काम ये है जो आ की जगह ये हुआ। इतना ही जानना है आपको और कुछ नहीं जानना। बाकी जो परिवर्तन है, ना कोड़ा कहां हुआ तो वो आगे सूत्र आएगा नोड़ा सर्वत्र, ना की जगह सब जगह ना हो जाता है। उससे जानेंगे ना, अभी पढ़ लेंगे तो तब क्या पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो बाकी अपने आप लगाना आसानी से मिल जाएगा। आप हिज्जे करना सीखिए, उसमें ढूंढिए कि आदि आ कौन सा है, आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि कोई नहीं आता है बिल्कुल समझ में, अगले सेशन में हमसे पूछिए, हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखिए। लोपः अरण्ये। अरण्य सप्तमी एक वचन, लोपः प्रथमा एक वचन। अर्थ क्या हुआ? अरण्य शब्द में लोप होता है किसका? आदि अकार। तो वो आदेह अतः, ये आपको सबके साथ लिखना है, क्योंकि षष्ठी के बिना सूत्र पूरा नहीं होता। षष्ठी और प्रथमा जब तक नहीं आई सूत्र पूरा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्लियर हुआ क्या अर्थ हुआ? अरण्य शब्द में आदि के आकार का लोप हो जाता है। भाई मैं भी अब आकार ककार ऐसा बोलूंगा तो नाराज मत होना, तो उसको आवरण कर लो, थोड़ा सुधार लो। हमें संस्कृत की आदत पड़ी है वही, ठीक है ना, तो ऐसा बोलूंगा। ठीक है, तो अब बताइए अरण्य शब्द है। अब इसमें तो आ क्लियर ही शुरू में दिख रहा है। वैसे तो क्या है? आ रा आ रा या आ, 3 आ है, लेकिन होगा किसको? आदि अकार।
क्योंकि इसमें आदेश शब्द दिया। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या होगा? रण, रण, कच्छ का रण। अरण्य कहते हैं निर्जन क्षेत्र को, जंगल को नहीं कहते। जंगल में भी आदमी नहीं रहते नॉर्मली, ठीक है ना, और रेगिस्तान में भी नहीं रहते। तो जो कच्छ एरिया है उसे कच्छ का रण बोलते हैं। वो रण कहां से आया? अरण्य। यदि प्राकृत नहीं पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि असल में शब्द क्या है। आप रण माने युद्ध समझते हो, लड़ाई समझते हो, लेकिन कच्छ के रण में कौन सी लड़ाई हो रही? वो तो निर्जन एरिया है। आप जितना पढ़े हो, यदि प्राकृत नहीं पढ़ोगे तो उन शब्दों का ही अर्थ आपको करप्ट हो जाए, भ्रामक हो जाए। आपने रण माने खाली लड़ाई समझी, जबकि रण माने अरण्य। वो ये बताता है कि आदि आ का लोप हो जाता है तो वो रण रण ऐसे रूप बने। ठीक है, क्लियर हुआ? किस किस को नहीं हुआ क्लियर? बेटा ऐसा है, मैं थोड़ा सख्त भले ही रहूं, लेकिन यदि वाकई में समझ में नहीं आए तो हाथ ऊपर करके इशारा कर सकते हो, मैं आपकी सुनूंगा भी और आपका उत्तर भी दूंगा। भय मत रखिए, पर मतलब सब्जी मंडी नहीं बन जाए, कोई भी कुछ भी बोल रहा, ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट रहता हूं। समझ गया? ये अनुशासन व्यवस्था के लिए है, ये अनुशासन अहंकार के लिए नहीं, अपने बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं, ये व्यवस्था का पार्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? भाई जो लोग कभी नहीं पढ़े थे, जिनको हिंदी ढंग से नहीं आती, वो भी यही सिर हिलाए, समझना चाहिए कि हाँ कुछ कुछ तो है। समझ गए? आपको लगभग विश्व की भाषाओं के प्रयोग दिखाऊंगा इसमें, पूरे विश्व की भाषा। ठीक है, चले आगे, परमिशन है? संदेश बेटा ये ध्यान रखना इसकी सफाई का। ये थोड़ा बहुत पुराना खटारा बोर्ड है, इसकी चमक जा चुकी है, इसलिए ये सब काम इसमें होगा। ठीक है ना, हम बार बार वो नहीं कर सकते, लेकिन आपको 9 सूत्र तो अभी पढ़ाएंगे ही जो एक अधिकार में। ठीक है, अब ठीक है भाई, जितना कर सकता हूं, फिर इधर दिखाई नहीं देगा। अब थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट। असल में क्या है, नीचे उसी हॉल में करूं तो मंच और आपकी दूरी इतनी होगी कि और परेशानी आएगी। समझ गए ना? और यहां से आपके जो जाएंगे आएंगे चाय वगैरह के लिए, तो आपके 5-7 मिनट 10 मिनट लगेंगे, वहां से आधा घंटा लगेगा, आना जाना सब करना। और वो इतने बड़े में आवाज गूंजना, डिस्टर्बेंस ही हो। हम जितने लोग हैं, ये अच्छा भरा हुआ हॉल, सब लोग इतने मन से पढ़ रहे, छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर लीजिए। अगर वो कैमरे पर जूम हो जाए ना, ये व्हाइट बोर्ड तो वहां भी दिखने लग जाएगा। उस पर इन्वर्टेड चल रहा है स्क्रीन। हाँ तो दिखेंगे, अब क्या कर सकते? ठीक है, हाँ ऑनलाइन में उनको ठीक दिखेगा। बात हो गई है, ठीक है ना? चलो अगला सूत्र देखिए। ए सही है आदेश। अब ए सय्यादिशु जो सूत्र है, इसमें अर्थ बताओ। आदेश होगा सैया के, सैया में ऐसे नहीं, तुक्केबाजी नहीं, ध्यान से मैंने बताया हुआ है। सैया आदि शब्दों में आदि आकार के स्थान पर ए आदेश होगा। समझ गए? यह ऐसा नहीं चलता, हमारे पास ऐसा नहीं चलता आधी अधूरी कुछ बात कहीं से भी बोलने लगे। सूत्र का अर्थ करने की एक भाषा शैली व्यवस्थित, ठीक है ना? उसमें कॉन्सेप्ट लो, किसमें परिवर्तन हो रहा है उसको सबसे पहले लाओ। ठीक है ना?
फिर किस वर्ण को परिवर्तन हो रहा दूसरे लाओ, फिर क्या परिवर्तन हो रहा वो तीसरे नंबर पे लाओ। समझ गए? क्लियर? सर एक बार रिपीट। मैं कर रहा हूं। सैया आदि, अब अपने को पहले आदि का अर्थ निकालना है। भाई आदि में शब्द तो प्रयोग कर दिया पर दिया नहीं, तो नीचे देखो, सबसे नीचे उसी के आगे सैया, सौंदर्य, उत्कर, त्रियोदश, आश्चर्य, पर्यंत और वल्ली। वल्ल्या तो उच्चन हो गया, वल्ली। इतने शब्दों में आदि आकार के स्थान पर एकार हो जाता है। मैं अभी समझा। देखो पहले तो सही ही ले लो। ये तो एक ही है पक्का। अब देखिए इसको क्या होगा, इसको तो दंतशा हो ही जाएगा, सरोते वाला सा, तो सेज जा, या को जा हो जाता है। सेज, गोरी बैठी सेज पे, सुना हो? अरे भाई अब इतनी शर्म मरम मत करना, बच्चे नहीं हो। अरे जो शब्द आएगा वो बोलूंगा मैं क्या करूं? लड़ना है तो आचार्य से जाके लड़ो, उन्होंने क्यों दिया? मैं तो पढ़ा रहा हूं। समझ गए? तो सेज शब्द से परिचित तो हो ना। सेज सजी है, सुना होगा, ये वही है। प्राकृत बताएगी कि ये अरबी में सेज कैसे बनता है हमारी सैया को। हमारे यहां सैया शब्द है, उनके यहां सेज शब्द है। ये यदि वैश्वीकरण करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, तो आपको प्राकृत की सोच बनाना पड़ेगा। आप देखो दूसरा शब्द है वल्ली। अब वल्ली में वा को बा होता है, वो अलग है सूत्र। आ है, इसको ई कर दो, बेल, बेलली, बेल। आज फूलों की बेल ही बोलते हैं आप, बोलते कि नहीं बोलते? बताइए ये कैसे बना? संस्कृत में कहते हैं बल्ली बल्ली बल्ली, हम कहते बेल बेल बेल। करते कि नहीं करते? ये कहां से आया? ये मूल में सब प्राकृत का ही प्रभाव है। वो कहती है भाई साहब पब्लिक ऐसे बोलती है, इन शब्दों में आदि आके जगह वो ए बोलती है। ये है इस व्याकरण का मतलब, और कुछ नहीं। इसमें तर्क वितर्क नहीं है, जो है उसका परिचय दे रहे हैं। क्यों है ये नहीं कह रहे। समझ गए? भाई ऐसा है, वो सब निर्णय कर रहे हैं। मैं तो यही तंत्र बता रहा हूं। प्राकृत वाले सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, पंडिताई नहीं सिखा रहे। क्यों? आम पब्लिक को आप जानकारी तो दे सकते हो, पंडिताई नहीं सिखा सकते। आज एक बात बताइए, ये पब्लिक जो साइकिल चलाती है, साइकिल बनाना जानती है? कैसे बनी जानती है? जो इंजीनियर बनाता है उसने ससुर ने साइकिल नहीं चलाई कभी, और जो पब्लिक साइकिल चलाती है उसने साइकिल बनाई नहीं कभी। अब उससे आप बनाने की कह दो तो वो हाथ जोड़ेगी, भाई साहब हम तो कल से नहीं चलाएंगे। तो हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप ज्यादा शर्तें लगाओगे तो पब्लिक कहेगी भाई साहब बहुत बोल लिया, कल से आपका ये शब्द नहीं बोले। पता है एक रुद्र भट्ट नाम के विद्वान थे, साहित्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे रुद्र भट्ट, ठीक है ना। पहले परिपाटी चलती थी कि लोग किसी के यहां कुछ लेने गए उधार मांगने, कि गिरवी क्या रखोगे? तो पंडित कहता मेरे पास क्या है, पैसे ही होता तो उधार काय को मांग। तो उन्होंने कहा एक नाम का अक्षर रख दो गिरवी, तो उसने भा अक्षर को गिरवी रख दिया। आचार्य का नाम हो गया रुद्रट, नाम था रुद्र भट्ट। समझे? इसलिए हम ज्यादा तर्कशास्त्र में नहीं पढ़े, जो है उसे स्वीकार करें, उसे पहचानो, काइंडली आइडेंटिफाई
एंड एक्सेप्ट। प्राकृत व्याकरण में दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका नहीं। ठीक है, माना संस्कृत के एक से एक धुरंधर वैयाकरण है, वो वैयाकरण से न्याय के आचार्य, जितना न्याय का प्रयोग उनमें है, हर चीज में तर्क का प्रयोग। प्राकृत वाले कहते भाई साहब हम, इसीलिए प्राकृत व्याकरण संक्षिप्त। इसलिए सर ये भी तो कहा जाता है कि शास्त्रों का प्रयोग लोकाश्रित ही होता है, हाँ, क्योंकि बिना लोक में शास्त्र की उपादेयता नहीं होती। क्या करेंगे आप, बना लो कुछ भी, पब्लिक में चले नहीं तो क्या फायदा। तो यही बात है और कुछ नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, इतने सारे शब्द थे आदि में, मैंने पहला और आखिरी बता दिया। समझ में तो आया ना कि हम वाकई में ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको अपनी भाषा से, अपने जीवन से जब जुड़ाव लगे तो समझना आप प्राकृत सीख रहे हैं, और यदि दूरी बनी रहे तो आपने प्राकृत नहीं सीखा। बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, अब एक नया प्रयोग आ गया। ओ बदरे दीन, सप्तमी, प्रथमा, तृतीया। मैंने कहा था तृतीया माने हमें तो जो होगा सो होगा, हम बगल वाले पड़ोसी को भी ले डूबेंगे। बदर शब्द में बा, आ, दा, आ, रा, आ। अब होगा किसको? आदि अकार। आदि अकार। ठीक है ना, लेकिन देन दा सहित, और दा में ये आ भी जुड़ा हुआ है उसका। जब तो देन हुआ, नहीं तो दा हो जाता। भाई हलंत होता तो उसमें आ जुड़ के दा बनता, देन नहीं बनता। जो संस्कृत जानते हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए बता रहा हूं कि हमारे ऋषभ जी को क्यूरियोसिटी हो रही थी, कह रहे भाई वो उसमें आ क्यों जोड़ रहे। एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाले बच्चों को पढ़ाता था, 100 बच्चे बैठते थे, उसमें भी किसके मन में क्या प्रश्न है मैं यहीं से बता देता हूँ एक बार में। समझे ना? बोलो ऋषभ, यही प्रश्न था कि नहीं था? समझे? ये यदि हलंत होता तो इसमें आ प्रत्यय जुड़ के दा बनता, देन नहीं बनता। देन बनाया माने आ सहित है, वो दा है, अकारांत है। समझ गए? इसलिए मैंने कहा आ सहित। ठीक है, मूल में उसने कहा पूरे दा सहित। ठीक है, तो क्या कर दिया आपने, इस पूरे को ओ बना दिया, बा ओ र, बोर। बदर माने होता है बेर। राजस्थान गुजरात चले जाइए, कभी बोर बोलेंगे कि बेर बोलेंगे? सब बोर बोलते हैं, बोलते हैं ना। गुजरात गुजरात राजस्थान साइड चले जाइए तो यदि बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो बोलते हैं उसको प्राकृत मानती है। सर इसका मतलब ये कि जो तीनों वर्ण हैं, अकार, दकार और अ, यानी इन तीनों के स्थान पर नहीं, वो सूत्र मूल ये कहते हैं आदे रता, वो उसका अधिकार सूत्र चल रहा है। ठीक है ना, होगा तो आ को ही, लेकिन पूरे दा सहित आ को। यदि हम ऐसा कहेंगे कि आ दा आ तीनों को होता है तो सूत्रकार से नहीं रहेगा। है ना, समझ गए? सूत्र सिर्फ इतना ही कह रहा है, आदे रतः ओ, बदरे आदे रतः ओ। बदर शब्द में आदि आकार के स्थान पे ओ होता, लेकिन उसको दा को भी गायब करना था तो उन्होंने साथ में जोड़ दिया देन, दा सहित। ठीक है, कीर्ति बिटिया समझ में आ रहा है? क्लियर? हमारे यहाँ इस पूरी क्लास में सबसे छोटी बच्ची है, अभी शास्त्री फर्स्ट ईयर में है। ठीक है ना, मैंने इससे, ये तो ऑप्शनल प्राकृत पढ़ रही थी, डीएससी में आजकल होगा ना इंटरडिसिप्लिनरी, तो उसमें ये प्राकृत का एक पेपर पढ़ रही थी, मेरे से पढ़ा। फिर मैंने कहा बच्ची इस बहाने कम से कम प्राकृत का एक ग्रामर का बेस सीख ले। तो उसको मैंने कहा, उसने एडमिशन लिया। उसके पिताजी खुद आते हैं, 100 किलोमीटर दूर से आती है रोज पढ़ने, डेली क्लास भी पढ़ने और यहाँ भी।
पिताजी खुद लाते हैं अकेले, सुबह का ठंड का समय लोकल ट्रेन में जाना, लेकिन उनकी ललक है। वो कहते हैं, हमसे पूछते, सर हम भी बैठ जाओ? उनकी बैठो, कोई तकलीफ है, समझिए। तो ये आप लोगों की रुचि देखिए, कितनी जिज्ञासा है, कौन कौन आना चाहता है। हमारी बिटिया सोची, उसका बच्चा बीमार था, परसों कहती मैं पता नहीं सर आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, लेकिन उसने कहा नहीं, बच्चे को नानी के पास छोड़ के आ रही। आज से करीब 8-10 साल पहले मैंने प्राकृत की ऑनलाइन व्हाट्सएप पे क्लास शुरू की थी। करीब 50-60 लोग जुड़ते थे। ये संजीव गोधा, ये सब लोग मेरे से रेगुलर पढ़े, समझ में ना। ये भी पढ़ती थी उस समय, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। लेकिन अलग अलग विधाओं के लोग, उनके अंदर में इतनी जिज्ञासा है इसके लिए। तब मैंने ये वर्कशॉप रखी, तब इतनी मेहनत की कि आप लोग शांति से रहेंगे तो शांति से पढ़ेंगे। बाहर आपको व्यवस्था की टेंशन की जरूरत नहीं, खाना आपके अनुकूल मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं जितनी हो सकेंगी अनुकूल मिलेंगी। बिलीव करोगे, उन जगहों पर जाके कोई गेस्ट हाउस में कोई कैसे ये लोगों के हाथ जोड़, भाई साहब प्लीज दे दो। क्यों? हम दूर नहीं ले सकते। दूर मिल रहे थे गेस्ट हाउस, वहां 50 रूम चाहिए मिल रहे थे, लेकिन वो इतने दूर थे कि वहां से आप आने जाने में ही कहते भाई साहब इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया। अब आप सब वॉकिंग में, समझिए। तो बहुत चीजें हमें देखना पड़ी, आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे किया। अरे मेरा फोन कहाँ गया? विकास जी ले गए थे। इसके पीछे रखा। कोई बात नहीं, रखा रहने दो। देखिए, लवण नव मल्लिका, मल्लिकयोः वेन, ये वही तृतीया, ये सप्तमी द्विवचन। अब गंदा हो गया तो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगले सेशन के पहले साफ हो। 9वें सूत्र तक तो पढ़ाऊंगा। लवण और नव मल्लिका, ये दो शब्द हैं। इन दोनों में वा सहित आदि अकार को क्या होगा, वो पिछले सूत्र से लेना। ओ सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो सूत्र में पद नहीं दिखे वो पिछले सूत्र से उठा लाना, 2-4 सूत्र पहले से उठा लाना, ठीक है ना। तो आधे रता भी हम उठा रहे, वो भी उठा लिए, ठीक है। तो लवण, ला, आ, वा, आ, णा, आ, आदि अकार को क्या होगा, ओ, लेकिन वेन इसके साथ, ठीक है ना। क्या बना, लोण। लवण को लोण राजस्थानी में बोलते कि नहीं बोलते, नाम चलता, ऊ और वो दोनों चलते हैं। लूणकरण, लोण बोलते, ठेठ आपकी भाषा है, आप बोल रहे हैं, आपको पता नहीं आप प्राकृत बोल रहे हैं। आपको अपनापन जगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में प्राकृत तो हमारी है। सबको लगेगा, धीरे धीरे सबके शब्द आएंगे, ठीक है। नव मल्लिका, नो मल्लिया, और रूप बन जाएंगे। अब हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, संकेत में समझिए, ठीक है। मिल रहे ना शब्द, परिचित तो लग रहे हैं ना, बस पढ़िए इतनी। किसका? वो तो आधे रता सूत्र चल रहा है ना, मैंने जब तो कहा 9वें सूत्र तक पढ़ाऊंगा, उसका अधिकार है 9वें सूत्र तक। आधे रता तो चल ही रहा है, मैंने बोल के बताया अभी, ठीक है ना। यहाँ जो बदरी वाला सूत्र था, इसमें आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया उसने, तो केवल एक शब्द के लिए सूत्र आया। ऐसा है प्राकृत में, ऐसे ही प्रयोग, इसका व्याकरण संस्कृत जैसा नहीं। जो चीज मिली उसका बता दिया, उनने ज्यादा व्यवस्था बनाने की कोशिश नहीं की। 10-20 को एक साथ मिलाओ, फिर उसमें कंडीशन लगे, इसमें कंडीशन लगे, किसी में विकल्प, उनने झंझट ही नहीं लिया। इसमें धातुओं के लिए भी धात्वादेश सीधा सीधा होता है। इस धातु को ये आदेश हो, क्यों होगा, कैसे होगा, कोई मतलब नहीं।
आपके डुक्रीकरण करते हैं, यहाँ का इति गिति बनाते हो आप अलग, और डू का दिक्तो सामर्थ्य तपस्या भी टेरलोपा करते हो। अब ये संस्कृत पढ़ना है, व्याकरण तो हम भी पढ़ा सकते हैं, समझे ना, सब हमें भी रटी पड़ी है किसी समय की, लेकिन वो सब झंझट नहीं है। मैं आपको सिंपल प्राकृत पढ़ाना चाहता हूं, उनकी गुंजाइश ही नहीं है। ये सूत्र क्या कहता है वो पढ़ना है आपको, समझ में आया? उसके आगे आपको कुछ नहीं करना। वो समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ये मत पूछो। कल से मुझे तेज गर्म पानी लाओ वरना गला बोलेगा नहीं। क्लियर हो गया? थोड़ा गर्म है। नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं कर लूँ। है इनका कमरे में रखा है। अच्छा, मयूर, मयूख, योह या वाह, वाह। अब देखो ये यवा क्या है, यू शब्द है, मूल वर्ण क्या है, यू। या और उ इन दोनों में आ रहा ना, ठीक है। तो पूरे उनमें आ सहित हो रहा था, इसमें उ सहित हो रहा है, ठीक है। तो इन शब्दों में यू सहित आदि अकार के स्थान पर ओ जो पिछले सूत्र से चला आ रहा है वह आदेश होगा। यह हुआ प्रथमा, यह हुआ सप्तमी द्विवचन, यह है तृतीया एक वचन, यह है अव्यय। क्लियर? अब क्या अर्थ लगाओगे? मयूर और मयूख शब्दों में द्विवचन है ना, तो दोनों दो शब्द हो गए। मयूर और मयूख शब्दों में आदि अकार के स्थान पर, यू सहित आदि अकार के स्थान पर ओकार आदेश विकल्प से होता है। अब देखो मयूर, म, आ, या, उ, रा, आ आदि आकार के स्थान पर यू सहित, इन दोनों को क्या हो गया, ओ। क्या बना, मोर। आप हिंदी में क्या बोलते हो, बोलिए, मोर बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कितने लोग मयूर बोलते हैं? समझ गए ना? प्राकृत पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, दुनियादारी भी समझ में आएगी और भाषा शास्त्र भी समझ में आएगा। फिर ना मयूर का झगड़ा रहेगा ना मोर का। कहते भाई साहब जो आपका मयूर है ना वही मेरा मोर है, यह वंश मोर नहीं। ठीक है, ऐसे ही मयूख का मोख बन जाएगा। अब कई लोग, सुनो शब्द ध्यान दो जरा इधर, विद्वानों से ज्यादा अपेक्षा है। हमारे यहां जैन दर्शन में मोक्ष ये मोक्ष का वाची है और मोख ये मयूख का वाची है। कितने लोग अंतर जानते थे? रोहित कभी सोचा था? संदेश, मयूख मीन्स क्या? मयूख माने किरण, किरण। चंद्र मयूख, मरीची मयूख, ये सब तो पर्यायवाची। ठीक है, ऐसे गंभीर विषय में इतने डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक साथ सिरला के पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बस इसी के लिए कार्यशाला रखी थी हमने। हर जगह के लोग बुलाए, हर स्टैंडर्ड के लोग बुलाए, हमने कि सबको सिखा सके वही क्लास सार्थक है, कोई मना नहीं करे। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने जो पॉइंट आउट किया, जिनेश कहाँ है वो पॉइंट समझे? क्या पॉइंट आउट किया? मोक्ष यदि प्राकृत में आ रहा है तो मयूख के लिए है, वो मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष के लिए जब भी आएगा तो मोक्ष आएगा। ऐसो ही मोक्ष मग्गो, मोक्ष मग्गो नहीं। डिफरेंस समझे सुभाष जी? समझ रहे ना? अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि हम क्या क्या पढ़ जाते थे, क्या क्या लिख जाते थे। कई जगह आपको मोक्ष मिल जाएगा,
पहचानो वो मोक्ष नहीं है, मोक्ष है यदि मोक्ष के लिए है तो। यदि वो मोक्ष लिखा है अकेला तो वो मयूख के लिए है, वो मोक्ष के लिए नहीं है। पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कहां से। हमारे जयपुर के विद्यार्थी आए, ये लोग तो मेरे से तकरीबन तो मेरे से पहली बार मिल रहे। ये उस बैकग्राउंड के हैं जिस जगह आज से 44 साल पहले पढ़ा था मैं, फर्स्ट बैच में जयपुर में। लेकिन हमारे जमाने में पढ़ने में और विद्वानों में वेद कुछ किसी से विद्वेष नहीं सिखाया गया। धीरे धीरे कुछ ऐसा वातावरण बनाया गया कि ये बच्चे मेरे को जानते ही नहीं, नाम सुनते थे कि कोई है, डराया जाता था, धमकाया जाता था, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। समझे ना। अब आज बताइए क्या है, खुद निर्णय कीजिए, मुझे नहीं बताना। मुझे कोई किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अरे भाई जीवंत पढ़ो। हम पढ़ते हैं ज्ञानानंद, जिसके साथ आनंद नहीं आया वो ज्ञान बेकार है, बोझ है, और बोझ जो ढोएगा वो गधा है। शुरू में स्पीड धीरे रहती है क्योंकि अभी ग्रामर आपको सीखना। अरे वो खा का हा होता है, वो सूत्र आगे का है। आपको जितना बताया कि ये सूत्र जो कर रहा है वो देखो। अरे क्या कहा, खा भी आए हा भी आए, वो तो उसका परिवर्तन है ना। हम ओ की बात कर रहे हैं, दूसरे सूत्र में आएगा वो। समझ में आया ना। अभी ऐसे परिवर्तन बहुत सारे आएंगे, एक शब्द में कई कई परिवर्तन आएंगे। ऐसा है वो खा को, अभी यही तो है। अब आप लोग जितना बता रहे उतना पढ़ो, आगे क्लियर होगा। खा आदि वर्णों को जो महाप्राण वर्ण है उन सभी को हा होता है प्राकृत। वो एक अलग चीज है, वो ये नहीं है। ठीक है, आने दीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं, वो चीजें आगे क्लियर होंगी, बताऊंगा मैं। सर हाँ, ये प्रयोग प्रामाण्य क्या होता है? कहा 6वें सूत्र में हिंदी में आया है, टीका में। छोड़िए वो सब पंडिताई, एक्स्ट्रा नहीं जाना। अभी पहले मूल सूत्र वरना हमें पढ़ाई नहीं पाएंगे। मूल सूत्र और दृष्टांत में दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने यदि माथे पे बिंदी लगाई तो शीशे में दिख रही है, मतलब बिंदी सही लगी। बस हमें इतना ही दिखाना है, दृष्टांत में दिखना चाहिए क्या सूत्र का अर्थ लग रहा है, बस इससे ज्यादा मत पढ़िए। चतुर्थी चतुर्दश्योः तुना, ये तृतीया सप्तमी द्विवचन, ओ ये प्रथमा एक वचन, आदेरतः षष्ठी एक वचन। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा। चतुर्थी चतुर्दशी, इन शब्दों में आदि आकार के स्थान पर तू सहित, तुना तू सहित, ठीक है ना। जैसे गुरुणा ऐसी तुना, तू सहित आ को ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौदस, चौथी। बताइए, चौथ क्या नहीं जानते आप? जानते हैं, यही बोलते ना, चौथ चौथ, चौदस। आज कौन सी तिथि है? कैसे हुआ? इस सूत्र से हुआ, चतुर्थी चतुर्दश्योस्तु ना। अब घर पे जाके अपनी दादी को सिखाइयो कि दादी ये इस सूत्र से होता है। वो कहते कहा, पता नहीं क्या सीख के आ गई। उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखना, हम लोगों ने जब वो संस्कृत व्याकरण वगैरह पढ़ी, भैरवा जी, हम लोग बड़ा उपयोग करते थे उसका। काय में भोजनालय में जाएंगे, वो महाराज था चतुर, वो नाम मात्र घी लगाता था रोटी पे, है दाल में पानी ज्यादा कर देगा। तो हम लोग कहते महाराज जी रोटी पे घी का लोप किस सूत्र से किया? हलंत्यम से कि तस्लोपा से? वो कहता पढ़ते तुम क्या बड़बड़ाते रहते हो, मजे लो। जब गंभीर विषय हो उसको मनोरंजन का विषय बना दो।
बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बोझ मत बनाओ, मैं बारंबार कहता हूं शास्त्र को बोझ मत बनाओ। शास्त्र को इन करते ही जॉय होना चाहिए, तो एंजॉय। हो गया क्लियर? अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, धीरे धीरे मेरा लिखना घटता जाएगा, आपको ऐसे ही बताऊंगा। ये 9वां सूत्र हो गया। अगले से सूत्र वो अधिकार सूत्र अलग है। आप लोगों का समय शायद हो गया होगा, चाय पान कर लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में आगे पढ़ाएंगे।